हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर की मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट अब मैं रेगुलर बेसिस पे दूंगी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स है चैनल की नाम। और ये जो मॉक टेस्ट है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन के साथ। ये आपकी पहली क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन स्क्रीन पे है। विच ऑफ द लर्निंग थ्योरी इज नोन एज बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। यानी कि इन नीचे दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा थ्योरी को बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आपको जो आंसर होगा वीडियो पॉज करके आप देखिए, उसके बाद आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड थ्योरी किन्हें कहते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी को तो बॉन्ड नहीं कहते। बॉन्ड थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के दिया हुआ थ्योरी है, ठीक है। थॉर्नडाइक के दिया हुआ थ्योरी को हम बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने हमें बिहेवियर थ्योरी में बॉन्ड थ्योरी को बोला था। हम एक्टिव थ्योरी नहीं कह सकते, क्योंकि एक्टिव थ्योरी के जो एक्सपोनेंट थे वो थे स्किनर, ठीक है। तो हमें स्किनर का नहीं कहना है। तो इसका आंसर नंबर 1 का आंसर हो जाएगी बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2015 वाज एनफोर्स्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2015 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क था वो उसका मेन उद्देश्य क्या था, क्या पर्पस के साथ ये करिकुलम जो है वो बना था। तो पहला ऑप्शन है करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, दूसरी एनहांसिंग ट्रेडिशनल करिकुलम, थर्ड नंबर जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू करिकुलम, एंड फोर्थ चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये है सी नंबर का ऑप्शन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू करिकुलम। यानी कि ये ऐसा करिकुलम की बात बोली थी इसमें, जिसमें हम चाइल्ड की कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, मतलब उनका जो कोई नॉलेज को क्रिएट करने की जो कैपेबिलिटी है उसे हम डेवलप करेंगे, ना कि उन्हें ट्रेडिशनल मेथड से सिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आंसर है। आपके माइंड में ऐसा सवाल आ ही रहा होगा कि इसका आंसर ये चाइल्ड सेंट्रिक क्यों नहीं हो सकता। देखिए, यूजीसी नेट का जो पेपर है उसमें ऐसा ही ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आपको लगेगा कि 2 या 3 आंसर सही है, लेकिन आपको उन सब में से एक्यूरेट वन जो है वो चुनना पड़ेगा। तो इसका जो अप्रोच था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही था। तो हम ये सी वाला जो ऑप्शन है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी वह क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एन एक्रोनिम ऑफ पोस्कोप POSDCORB, ये एक एक्रोनिम है, यानी कि इसका एक फुल फॉर्म है, वॉज एडवोकेटेड बाय। यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट के नेम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैनेजमेंट की, यानी ये एजुकेशनल मैनेजमेंट की टॉपिक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो आपका स्कोप है, एजुकेशन मैनेजमेंट का जो स्कोप है, पॉडस्कोप जो वो किसने दिया था। तो इसका आंसर है लूथर गुलिक। पॉडस्कोप का जो फुल फॉर्म है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। मैं यहाँ पे इतने सारे लिख नहीं सकती हूँ, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये जो अप्रोच है, ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट को इस अप्रोच से आप करेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट आप अगर करेंगे तो इसे बेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, लूथर गिलिक्स के द्वारा दिया गया है, और ये इसकी सही आंसर हो जाएगी। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होती है। तो इसका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, करिकुलम डेवलपमेंट
Theory and Practice 1962 was written by number 1 Ralph Taylor, number 2 Hilda Taba, number C Galen Seller, number 4 William Alexander। तो इसका मतलब ये है कि करिकुलम डेवलपमेंट, जो बुक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये किन्होंने दिए थे, ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर है हिल्दा टावा। हिल्दा तवा जो है ये बुक लिखे थे। हिल्दा तवा बहुत ही अच्छा अपना एक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी बना के गई है। इस पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ जिसमें स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। ये थ्योरी में उन्होंने ग्रास रूट लेवल से अब मतलब कि चाइल्ड की जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ से इन्होंने अपवर्ड जाके सारे करिकुलम में इंक्लूड किया है। इंडक्टिव अप्रोच इसे कहा जाता है। ये बेस्ट करिकुलम डेवलपमेंट की एक थ्योरी है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है द स्कूल शुड फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ कॉन्टेंट्स ड्रॉन फ्रॉम प्योर साइंस एंड इम्पेरेटिव ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी। यानी कि कौन सा ऐसा फिलोसॉफिकल स्कूल है जो प्योर साइंस पे एम्फसाइज डालता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है आइडियलिज्म, नंबर 2 प्रैग्मेटिज्म, नंबर 3 रियलिज्म, नंबर 4 नेचुरलिज्म। तो प्योर साइंस पे कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फसाइज डालते हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो है रियलिज्म। रियलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो प्योर साइंस टेक्नोलॉजी पे एम्फसाइज डालता है। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि अभी जो 21st सेंचुरी में जितना भी आईटीसी का या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है वो रियलिज्म का ही देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन गैग्निस लर्निंग थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग। यानी कि गैग्ने का जो लर्निंग थ्योरी है इसमें सबसे हाईएस्ट टाइप की लर्निंग कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव लर्निंग, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा चेन लर्निंग, चौथा कॉन्सेप्ट लर्निंग। देखिए क्रिएटिव लर्निंग तो है नहीं, तो इसे हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। चेन लर्निंग है और कॉन्सेप्ट लर्निंग है। तो इसकी गैग्नी ने एक हायरार्ची दिए थे लर्निंग टाइप की, तो आपको वो जाननी ज़रूरी होगी। तो मैं उसे बोल देती हूँ, आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बट मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह से इन्होंने एक हायरार्ची बना के दिए थे जिसमें सबसे पहले थी साइन लर्निंग, SR लर्निंग, ओके, एंड उसके बाद थी चेन लर्निंग। ओके, तो चेन लर्निंग यहाँ पे आ गया, यानी कि ये हाईएस्ट नहीं है तो हम चेन लर्निंग को भी एलिमिनेट कर देंगे। चेन लर्निंग के बाद थी यहाँ पे वर्बल लर्निंग, उसके बाद थी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, एंड इसके बाद थी कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसके बाद थी रूल लर्निंग, एंड देन थी प्रॉब्लम लर्निंग। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो रूल लर्निंग के नीचे आ गया है, यानी कि ये भी नहीं होगी। और जो हाईएस्ट लेवल की है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर गैग्निस हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है एजुकेशनल कम्युनिकेशन हैज़ द लिमिटेशन ऑफ, यानी कि एजुकेशन कम्युनिकेशन में कौन सा लिमिटेशन यानी कि कौन सा बाधा बोल सकते हैं आप, कौन सा बाधा है? ठीक है, गुड एजुकेशन कम्युनिकेशन में हो सकता है बाधा। ओके, तो फर्स्ट है सोशल मार्केटिंग, एक्सटेंडेड, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड इंटरैक्टिविटी, थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एंड फोर्थ है अटेंशन स्पैन ऑफ रिसीवर्स। देखिए पहला जो ऑप्शन है सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग के साथ एजुकेशनल कम्युनिकेशन का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये पहली एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरी है एक्सटेंडेड इंटरैक्शन, एक्सटेंडेड इंटरैक्शन जो है ये भी नहीं होगा। थर्ड जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ क्लासरूम कम्युनिकेशन का कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पे जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि स्टूडेंट जो क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट कितना टाइम तक अपना अटेंशन उनकी लर्निंग पे
रख सकता है। तो ये एक तरह का लिमिटेशन हो सकता है। अगर स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन कम हो तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट हो सकती है क्लासरूम में, एजुकेशनल कम्युनिकेशन। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल विच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग एज अ होल इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये कैसा स्कूल ऑफ स्कूल है जो ह्यूमन को एज अ होल ऑब्जर्व करता है, नॉट एज अ पार्ट। ठीक है, तो पार्ट का कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने सिर्फ बिहेवियर से रिलेटेड बातें की हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सोशियोलॉजी के बारे में बात की है, बहुत से जो कॉग्निटिव के बारे में बात की है। तो वो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो होल यानी कि एक ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट को एक साथ इंक्लूड करके उन पे एम्फसाइज डाला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है वो ह्यूमन को एज अ होल उसके सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं। ओके, तो ह्यूमनिस्टिक विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड इज बोर्न लाइक अ तबुला रासा which is another name of blank slate। blank slate को ही tabula rasa कहते हैं। तो a child is born like a blank slate and its later behavior is shaped by experience। the statement was first made by। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे कि चाइल्ड को ब्लैंक स्लेट यानी कि खाली कोरा जो स्लेट होता है ना जिसपे बच्चे लोग लिखना सीखते हैं, मतलब कोरा कागज भी आप बोल सकते हैं। तो ब्लैंक स्लेट किसने कहा था चाइल्ड को, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। ये बात किसने कही थी? तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो ये जॉन लॉक ने कहा था। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार। तो सेमिनार का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा गुण है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 ऑप्शन, इट इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट। नंबर 3, इट इन्वॉल्व लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर 4, इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। देखिए सेमिनार जो है ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ये गैदरिंग है जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटेलेक्ट, स्किल्ड पर्सन्स, वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल इकट्ठे होके कोई एकेडमिक टॉपिक पे या फिर मैटर पे डिस्कशन करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आंसर जो है वो यहाँ पे कोड में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोड से चूज़ करना होगा। तो देखिए सेमिनार जो है वो हमेशा एकेडमिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिबेट डिस्कशन होती है, प्लस पेपर प्रेजेंटेशन भी होता है। थर्ड जो ऑप्शन है ये लार्ज ग्रुप पे नहीं होता। ओके, लार्ज ग्रुप पे ये नहीं होता, ये स्मॉल ग्रुप पे होता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है इट नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। जी हाँ, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए, बी एंड डी विल बी द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो है सही आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11, पब्लिक ऑर्डर एज अ आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इज इन। यानी कि पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक ऑर्डर बोल के कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आता है पीस, पब्लिक सिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, मर्डर, रायट। ये सब चीज़ का जो मैटर जो है वो कौन सा लिस्ट से रिलेटेड है? देखिए ये जो है ये यूनियन लिस्ट एंड प्लस स्टेट लिस्ट, ये दोनों कुछ जो है मैटर, कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है। तो अभी ऐसा ऐसा चल रहा है कि इस जो मैटर है पब्लिक ऑर्डर, इस मैटर को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए।
ठीक है, तो हम इसको आंसर कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कलेक्टिवली कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्या क्या सीक्वेंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस लर्निंग की क्या क्या सीरियल्स हैं। आपको पता होगा कि एक्सपीरियंस लर्निंग जो है वो कॉल्ब के द्वारा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है चाइल्ड वो कोई एक्सपीरियंस करके, कोई एक्टिविटी करके लर्निंग करते हैं, जैसे कि हैंड ऑन लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड जो है कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है, उसको वो कुछ एक्टिविटी करता है एंड देन दैट लर्निंग टेक प्लेस। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है कॉल्ब के द्वारा दिया गया है, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेप्स चूज करनी है। पहला ऑप्शन है थिंक, डू, फील एंड वॉच। ठीक है, दूसरा है वॉच, फील, डू एंड थिंक। थर्ड है डू, वॉच, फील एंड थिंक। एंड नंबर 4 फील, वॉच, थिंक एंड डू। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा नंबर डी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है फील, वॉच, थिंक, डू, यानी कि चाइल्ड जो है वो सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस वो लेता है, फील में फील करता है, वॉच में वो रिफ्लेक्शन करता है कि उसने जो देखा वो सही देखा कि नहीं देखा, वो उसमें क्या मतलब खराबी है, क्या अच्छाई हो सकती थी। उसके बाद थिंक करता है, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, विच इज़ अनदर नेम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो कुछ कुछ थिंकिंग्स करते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को, जो रिफ्लेक्शन करने के बाद जो उसे प्रॉब्लम मिला है, उससे वो थिंकिंग में सोल्यूशन खोजते हैं और जो सोल्यूशन मिलता है यहाँ पे थिंकिंग के द्वारा वो यहाँ पे डू में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो ये पूरा जो है वो एक साइकिल में चलता है। तो इसका जो आंसर है फील, वॉच, थिंक, डू, इसका सही आंसर होगा। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव इन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग प्रोसेस में कौन से इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनिंग प्रोसेस तो आपको पता ही है, पैवलोव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पैवलोव ने किए हैं, स्किनर ने किए हैं, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट एक्सपोनेंट है जिन्होंने कंडीशनिंग को बढ़ावा दिया, कंडीशन किए। कंडीशनिंग का मतलब होता है ये कि हम चाइल्ड को यानी लर्नर के बिहेवियर को कोई एक दूसरे स्टिमुलस के साथ अटैच कर देते हैं और उसके बिहेवियर को हम इजीली मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इफेक्टिव लर्निंग में कौन सा जो है वो यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पे जो है बैकवर्ड कंडीशनिंग है, डीके कंडीशनिंग है, सिमुलटेनियस कंडीशनिंग है, ट्रेस कंडीशनिंग है। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग इसका आंसर होगा। बैकवर्ड कंडीशनिंग इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि बैकवर्ड कंडीशनिंग में चाइल्ड को पहले जो उसका नेचुरल स्टिमुली है, यानी कि मान लीजिए कुत्ते को अगर खाना हम पहले देंगे, खाना अगर हम कुत्ते को पहले दे देंगे और बाद में हम अगर बेल बजाएंगे तो उस बेल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले उसे बेल बजा के कंडीशन करना है बेल के साथ खाने को। ठीक है, तब जाके वो कंडीशन जो है यूज़फुल होगा। तो हमें पहले बेल बजानी है, उसके बाद हमें फूड देना है। ठीक है, तो ये होगा सही कंडीशनिंग का प्रोसेस। लेकिन बैकवर्ड कंडीशनिंग में पहले खाना दे दिया जाता है, उसके बाद बेल बजाया जाता है, तो इसका कोई यूज़फुल नहीं होता क्योंकि कुत्ते को तो खाना मिल गया, तो अब बेल का उसके लिए कोई यूज़ नहीं है। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस आर ड्यू टू, यानी कि इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होते हैं इंटेलिजेंस को लेके, यानी कि कोई बच्चे को ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, किसी को कम होता है, तो वो किस लिए होता है, उसका कारण क्या है। नंबर 1 इसका जो ऑप्शन है ओनली जेनेटिक फैक्टर, नंबर 2 only environmental factor, number 3 both genetic and environmental factor, number 4 genetic and economic factor। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस जो है वो बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई बच्चे का इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और जेनेटिकली उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, बट उसका इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब है, तो उसका इंटेलिजेंस जो है आहिस्ते आहिस्ते करके वो भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो
और यदि अगर बच्चे का इंटेलिजेंस भी हाई है और उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हाई है तो उसका इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा होगा। तो बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Snowball sampling is the process of selecting a sample using network, ग्रुप्स, स्नोबॉल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए स्नोबॉल जो है ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है, ठीक है, ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है ये, यानी कि यहाँ पे हर जो इंडिविजुअल है उसको एज अ सैम्पल सेलेक्ट करने का चांस नहीं होता है। ओके, चांस नहीं होता है। तो स्नोबॉल जो है ये एक तरह का टेक्निक है सैम्पलिंग सेलेक्ट करने की। यहाँ पे हम लोग जो बहुत ही रेयर जो केस होते हैं वैसे केस में स्नोबॉल सैम्पलिंग इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर जो है कोई एक इंडिविजुअल सैम्पल को सेलेक्ट करता है और ये जो सैम्पल है ये अपने तरह ही एक और 2 सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये जो है ये अब जाके 2 और सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क बन जा रहा है। देखिए इस तरह से हमारा नेटवर्क बन जा रहा है, तो इसे हम नेटवर्क के तरह देखते हैं, यानी कि ये नेटवर्किंग टाइप का सैम्पलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। हमें पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल 5 एस्पेक्ट्स हैं। तो उन सभी में से 5 एस्पेक्ट्स हैं, तो उन सभी में से कौन सा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कौन सा नहीं है। पहला है सोशल स्किल, दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा है सोशल रेगुलेशन, चौथा है सेल्फ एनालिसिस। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक तरह का इंटेलिजेंस है, जैसे कि इंटेलिजेंस IQ है, सोशल है, ठीक है, कॉग्निटिव है, तो उस तरह से इमोशनल भी एक इंटेलिजेंस है। यहाँ पे सोशल स्किल है, यहाँ पे सोशल स्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल को सोसाइटी में एक दूसरे को जानना ज़रूरी होती है। ओके, उसके नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है और इमोशन को इम्पैक्ट करती है हमारी मोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो भी आंसर सही है, ये रहता है इमोशनल में। उसके बाद सोशल रेगुलेशन, सॉरी ये सोशल नहीं होगा, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन होगा। ओके, सेल्फ रेगुलेशन होगा, यानी कि हम खुद को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, खुद को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। सेल्फ एनालिसिस जो है वो सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद को एनालाइज करना, इस खुद को एनालाइज करने का वहाँ पे 5 एलिमेंट्स में पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है सेल्फ एनालिसिस होगा। तो ये हमारा टोटल 16 तो क्वेश्चंस था मॉक टेस्ट का। आशा करती हूँ आपको सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा जो चैनल है वो एडुकेशन नेट एस्पिरेंट्स है, आप इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने के लिए। और आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा कैसा मॉक टेस्ट करना अच्छा लगता हो या फिर कौन सा टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए हो। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।